Okay, friends, so here we are today. We are going for CMA final, paper number 19, Indirect Tax Laws and Practice. 2024 जून का जो एग्जाम है सिलेबस 2022 का, उसके एमसीक्यूज का डिस्कशन हम अभी करने जा रहे हैं। और एमसीक्यू का जो डिस्कशन हम करने जा रहे हैं, इस एमसीक्यू में अगर मैं इसका एक रिव्यू दे दूं ओवरऑल पेपर का, तो पेपर वाज क्वाइट ओके, बहुत टफ नहीं था पेपर, और एमसीक्यू भी बहुत टफ नहीं थे। तो एमसीक्यू का डिस्कशन अभी करने के बाद आपको बहुत क्लैरिटी मिल ही जाएगी कि एमसीक्यू में आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, राइट। आइए, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, see, GHY Company Limited received an adjudication order passed by Assistant Commissioner of Central Tax on 11th October 2024. 11th October 24 पे ऑर्डर पास हुआ अंडर सेक्शन 73 ऑफ CGST एक्ट, wherein it was decided as follows: IGST due 8 लाख रुपीस, इंटरेस्ट 35,000 एंड पेनल्टी 50,000। ये तीन अमाउंट उन्होंने ड्यू बताया, जिसमें आईजीएसटी कलेक्ट करना था 8 लाख रुपीस का, इंटरेस्ट कलेक्ट करना था 35,000 रुपीस का, एंड देन पेनल्टी। Company wants to file an appeal before the appellate authority. How much company has to pay as pre-deposit under section 107(6) of CGST Act 2017 if company appeals against part of the demand amount, say rupees 5 lakh, interest 20,000 and penalty 30,000, and admits the balance liability of tax, interest and penalty. Right. See, कंपनी किसके पास जाना चाहती है? एपलेट अथॉरिटी के पास अपील करना चाहती है, और एपलेट अथॉरिटी के पास अपील करने के बाद कंपनी क्या चाहती है? 5 लाख रुपीस का टैक्स, 20,000 का इंटरेस्ट और 30,000 की पेनल्टी, इसके अगेंस्ट अपील करना चाहती है। बाकी बची हुई लायबिलिटी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि कितना रुपए, हाउ मच कंपनी हैज टू पे एज प्री डिपॉजिट। प्री डिपॉजिट का क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन। अगर आपने थोड़ा भी इस टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा कि एपलेट अथॉरिटी के पास प्री डिपॉजिट करने का रिक्वायरमेंट है 10%, और उसके आगे जाकर के एपलेट ट्रिब्यूनल के पास अगर अपील करते हैं तो फर्दर 20% आपको डिपॉजिट करना होगा। मगर ये 10% किसका? तो कंडीशन ये है कि जितनी लायबिलिटी आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं उसका पूरा अमाउंट, इंक्लूडिंग टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। मगर बाकी जो आप लायबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो डिस्प्यूटेड लायबिलिटी है, उसमें टैक्स के अमाउंट का 10% टैक्स डिमांडेड, उसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी का कैलकुलेशन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, अथॉरिटी ने डिमांड किए 8 लाख रुपीस, जिसमें आप 5 लाख को डिस्प्यूट में लेकर के आना चाहते हैं, तो ये डिस्प्यूटेड अमाउंट हो गया। 5 लाख अगर डिस्प्यूटेड है तो 3 लाख रुपीस की लायबिलिटी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये 3 लाख पूरा पे करना है, ये टैक्स अमाउंट है। इंटरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिमांड किया है 35,000 और पेनल्टी डिमांड की है 50,000। आपने उसमें से एक्सेप्ट किया है इंटरेस्ट 20,000 का, तो आपने डिस्प्यूट किया है, सॉरी आपने डिस्प्यूट किया 20,000 तो एक्सेप्ट किया है 15,000 का। पेनल्टी जो 50,000 की लेवी की गई है उसमें से आपने 30,000 को डिस्प्यूट किया है एंड एक्सेप्ट किया है बैलेंस 20,000, करेक्ट। तो आपने इतना अमाउंट एक्सेप्ट कर दिया, इतने की लायबिलिटी आप पे करने को रेडी है, तो ये तो पूरा पे करना है, तो दैट मेक्स इट 3,35,000। 3,35,000 के अलावा आपको क्या पे करना होगा? आपने जो टैक्स का अमाउंट डिस्प्यूट किया है उसका 10%, इस पूरे अमाउंट का 10% नहीं, इंटरेस्ट और पेनल्टी इसके क्लॉज में नहीं आता, तो 5 लाख का 10% विल बी 50,000 रुपीज। तो 3,35,000 प्लस 50,000, it makes a total of 3,85,000. So according to me, B 3,85,000 is correct answer for this question. Hopefully you have done it right. Moving on, question number 2. Measures ACG Limited, a supplier of television registered in the state of Gujarat, has a policy of to supply one television at 70% discount to open market value to its top employees in terms of employment contract. एक टेलीविजन सप्लायर कंपनी है जो अपने एम्प्लॉइज को एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ टॉप एम्प्लॉइज को एक टीवी सप्लाई करती है ओपन मार्केट प्राइस के 70% डिस्काउंट, ओपन मार्केट वैल्यू के एट 70% डिस्काउंट टू ओपन मार्केट प्राइस टू इट्स टॉप एम्प्लॉइज। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 23, कंपनी सप्लाइड 20 टेलीविजन सेट टू दीज एम्प्लॉइज। टोटल ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ 20 टेलीविजन इज 7 लाख रुपीज। ठीक है, जो 20 टेलीविजन हमने सप्लाई किया उसकी वैल्यू 7 लाख रुपीज है, बट 70% अगर डिस्काउंट पे ऑफर करेंगे तो 7 लाख का बचा हुआ
सिर्फ 30% हम उनसे चार्ज कर रहे हैं, बट कम्स टू 2,10,000। तो कुछ आंसर 2,10,000 हुए होंगे, कुछ ने 70% वैल्यू निकाल ली होगी, तो 7 लाख का 70% 4,90,000 होगा। कुछ ने वैल्यू शायद नील निकाल ली होगी, बट मेरा आंसर डी 7 लाख होने वाला है। क्यों डी 7 लाख इसका आंसर है, ये समझिए, क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेटेड पार्टी है, राइट। रिलेटेड होने के बाद बिना कंसिडरेशन के भी की हुई सप्लाई सप्लाई होती है, प्लस रिलेटेड पार्टी के बीच की ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रिजेक्ट करके हम वैल्यूएशन रूल में जाते हैं। और वैल्यूएशन रूल में फर्स्ट रूल होता है कि ओपन मार्केट वैल्यू ही वैल्यू है। तो इन टीवीज की ओपन मार्केट वैल्यू 7 लाख रुपीज थी, देयरफॉर इसकी वैल्यू हम 7 लाख रुपीज कंसिडर करके आंसर डी बताएंगे, 7 लाख। ओके, आपको कोई डाउट हो या मेरे आंसर्स में कुछ कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल आप कमेंट में बात मुझसे कर सकते हैं और अपने आंसर्स का डिस्कशन कर सकते हैं। Which of the following statement does not cover is not covered under exemption notification number 12/2017 with reference to GST on monthly subscription or contribution charged by resident welfare association? RWA जो मंथली बेसिस पे आपसे मेंटेनेंस चार्ज लेता है, हमने गोकुलधाम सोसाइटी और भीड़े की बात की होगी कई बार, मेंटेनेंस का चेक मांगने जब हो जाते हैं तो दो कंडीशन है, अगर इन दोनों में से दोनों ही कंडीशन जब फुलफिल होती है, दोनों ही कंडीशन जब फुलफिल होती है तभी वो टैक्सेबल है, अदरवाइज एग्जम्प्ट है। कंडीशन नंबर 1, 7,500 पर मंथ से ज्यादा अमाउंट होना चाहिए, प्लस कंडीशन नंबर 2, आरडब्ल्यूए का टर्नओवर 20 लाख रुपीस से ज्यादा होना, दोनों ही मोर देन, पर पर्सन कंट्रीब्यूशन 7,500 पर मंथ से ज्यादा होना चाहिए, और आरडब्ल्यूए का टोटल टर्नओवर प्रीवियस ईयर का 20 लाख रुपीज से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तब टैक्सेबल है, अदरवाइज एग्जम्पशन, राइट। देखते हैं तो पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट कवर, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारे एग्जम्पशन में कवर नहीं होता या नोटिफिकेशन में कवर नहीं होता। एनुअल टर्नओवर ऑफ आरडब्ल्यूए मोर देन 20 लाख, दूसरी कंडीशन पूरी करता है। एंड मंथली मेंटेनेंस चार्ज रिसीव फ्रॉम इंडिविजुअल मेंबर 7,300, फर्स्ट कंडीशन पूरी नहीं करता तो ये एग्जम्प्ट है, तो ये उस नोटिफिकेशन के अंदर कवर्ड है, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है। एनुअल टर्नओवर ऑफ आरडब्ल्यूए मोर देन ₹20 लाख, टर्नओवर का कंडीशन पूरी ऊपर है। एंड मंथली मेंटेनेंस चार्ज रिसीव फ्रॉम इंडिविजुअल मेंबर इज 8,500, ये कवर्ड नहीं है क्योंकि टर्नओवर भी 20 लाख रुपए से ज्यादा है और पर मंथ जो चार्ज है वो भी 8,500 दैट इज 7,500 से ज्यादा है। कंडीशन नंबर पॉइंट नंबर 3, एनुअल टर्नओवर ऑफ आरडब्ल्यूए लेस देन 20 लाख, ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, मगर उससे इंडिविजुअल चार्ज 15,500 रुपए ले रहे, 7,500 से तो ज्यादा है मगर टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, तो ये भी एग्जम्पशन के अंदर कवर्ड है। एनुअल टर्नओवर ऑफ आरडब्ल्यूए लेस देन 20 लाख, मैं यही समझ गया कि ये भी एग्जम्पशन में कवर्ड है। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 2 जो एग्जम्पशन में कवर नहीं हो रहा है, तो चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, 1 and 2, ओनली 2, 2 and 3, 2 and 4। तो हमारे पूरे डिस्कशन के हिसाब से आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं? आंसर विल बी बी, ओनली 2। होपफुली ये कैलकुलेशन भी आपका सही है, ये आंसर भी आपका सही हुआ होगा ऐसा मैं मान लेता हूँ, राइट। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। Measures QRT Limited made certain gift to its employees as, एम्प्लॉयज को गिफ्ट, आपको आइडिया है कि एम्प्लॉय को 50,000 रुपए तक के गिफ्ट एग्जाम्प्ट है, 50,000 1 रुपए भी अगर हो जाता है तो एग्जाम्पशन खत्म हो जाता है, राइट। तो मिस्टर ए को 50,000 रुपए का गिफ्ट दिया है, ये वैलिड गिफ्ट है, ये टैक्सेबल नहीं है। 47,000 का गिफ्ट भी वैलिड है, ये रहा 57,000 रुपीज का गिफ्ट जो है इसमें इश्यू है। Which of these gifts shall be liable to GST? So only 3, C मेरा आंसर होगा, only 3, मेरा आंसर है C, only 3, right। Next, question number 5. The person who was operating under normal scheme but now he wants to convert in composition scheme, अभी तक नॉर्मल स्कीम में था, अब कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है, अभी तक नॉर्मल स्कीम से अब वो कन्वर्ट होना चाहता है कंपोजिशन स्कीम में, उसे भरना होता है फॉर्म जीएसटी CMP 02, राइट। नेक्स्ट,
Mr. Kapil, director of MS Majors TRT Limited, registered in Chennai, went for 2 days official seminar in Delhi. ठीक है, मिस्टर कपिल जो रहते हैं चेन्नई में, टीआरटी कंपनी, 2 days के टूर पे गए दिल्ली फ्रॉम नोएडा. ही बुक्ड अ होटल इन दिल्ली. नोएडा में जब वो थे तो उन्होंने दिल्ली में एक होटल बुक किया एंड प्रोवाइडेड द कंपनीज जीएसटीआई. करेक्ट. व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 के अंदर ही केस कवर होगा जहां पर दोनों ही पार्टी इंडिया में, मिस्टर कपिल इंडियन रेसिडेंट और होटल भी इंडियन है. ऐसे केस में अगर एक होटल या अकोमोडेशन वाली सर्विसेज को प्रोवाइड करता है जहां दोनों पार्टी इंडिया में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जहां वो होटल लोकेटेड है या वो प्लेस लोकेटेड है या वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है वहां होता है. तो प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन दिल्ली, सो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली. तो ए इसका आंसर होगा दिल्ली. नेक्स्ट, 7th, under GST law, what is the due date for issue of TDS certificate? TDS सर्टिफिकेट इशू करने की डेट, TDS सर्टिफिकेट ये इशू करने की डेट जिस दिन आप TDS का पेमेंट करते हैं उसके अगले 5 दिन के अंदर अंदर TDS सर्टिफिकेट आपको इशू कर देना होता है. तो D is the correct answer. Within 5 days from the date of payment of TDS. Hopefully you have got this one right as well. The due date of to file GSTR 6 ISD. अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का टॉपिक आप पढ़ के गए थे एग्जाम में किसी भी पर्पस से, क्योंकि एक 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता था, अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का क्वेश्चन पढ़ के आप गए थे तो डेफिनेटली आपको आंसर पता होगा कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अगले महीने की 13 तारीख को अपना रिटर्न भरता है. आप अगर आईएसडी का टॉपिक पढ़ के नहीं गए थे मगर आपने जीएसटीआर रिटर्न्स का टेबल भी अगर आपने देख लिया था तो भी इसका आंसर आपसे बन जाना. 9th MCQ. If a person is liable to be registered on 12th November 2023, ये मेरे हिसाब से MCQs के सबसे इजी क्वेश्चंस में से एक था जिसमें 2 नंबर सीधा आपकी झोली में गिरे थे. अगर आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में 2 कंडीशंस पता है कि अगर जिस दिन रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आती है उसके 30 डेज के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो फिर रजिस्ट्रेशन भले ही कभी भी मिला हो, आपकी जिस दिन लायबिलिटी आई थी आप उसी दिन से रजिस्टर्ड माने. बट अगर 30 डेज के बाद अप्लाई करते हैं तब आपको जिस दिन एक्चुअली रजिस्ट्रेशन मिलता है उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड माना. इस क्वेश्चन में क्या हुआ है देखते हैं. liable to be registered on 12th November, liability आ गई 12th November को, and he has applied for registration on 18th November, 6 दिन. तो विद इन 30 डेज अप्लाई कर लिया, तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आई थी इररिस्पेक्टिव ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब किया और रजिस्ट्रेशन मिला कब, रजिस्ट्रेशन भले 24th नवंबर को मिला, 12th नवंबर से ही उसका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा. इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर कंपोजिशन लेवी विल बी बी 12th November 2020. 10. In respect of a consignment supplied on 21st August, supply की date है 21st August, provisional assessment was resorted by person who files return on monthly basis. Monthly basis पे return भरते हैं. The assessment was finalized on 20th November and the taxpayer became liable to pay differential IGST of ₹10,000 and he paid the said amount on 20th December. Number of days for which the taxpayer is liable to pay interest are. थोड़ा पीछे के चैप्टर का ये क्वेश्चन है, मगर ये क्वेश्चन भी अगर आपने चैप्टर ये पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको आंसर ध्यान में आना चाहिए कि जब प्रोविजनल बेसिस पे असेसमेंट होता है तो प्रोविजनल असेसमेंट में जिस दिन टैक्स पे करने की लायबिलिटी थी उसके नेक्स्ट डे से लेकर के जिस दिन आपने एक्चुअली पेमेंट किया उस दिन तक का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है. तो टैक्स पे करने की लायबिलिटी 21st अगस्त नहीं थी, 21st अगस्त के लिए टैक्स पे करने की, क्योंकि मंथली बेसिस पे टैक्स पे करते हैं, 20th सितंबर थी. तो इसके अगले दिन से यानी 21st सितंबर से लेकर के जिस दिन पेमेंट किया यानी 20th दिसंबर तक इतने दिनों का इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा. तो आप 21st सितंबर से 20th दिसंबर तक के डेज काउंट कर लीजिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. सितंबर 21st से लेकर के 30th, राइट, 30th तक आई थिंक 10 डेज होंगे. अक्टूबर का 31, नवंबर का 30 एंड दिसंबर का 20. तो 1 6 7 8 9 91 डेज. तो B 91 days must be the correct answer. मेरी तरफ से आपके लिए appropriate answer is B 91 days. Right? Okay, moving on to 11th MCQ. Under Customs Act 1962, which of these is not mandatory document required for import of goods from India?
दोस्तों क्वेश्चन का सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बट फिर भी मैं आपको समझाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि डॉक्यूमेंट तो मुझे पता है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया। इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया होता है और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया होता है। इन्होंने लिखा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया, तो ये किसी दूसरी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है कि वो इंडिया से अगर इंपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। बट इन बोथ वेज हम यही मान के चल रहे हैं कि इट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया की बात हो रही है, क्योंकि इंपोर्ट तो इंपोर्ट ही होगा। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट, विच ऑफ दिस इज नॉट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, इनमें से कौन सा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इसमें से बाकी सभी जो डॉक्यूमेंट है, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, लॉरी रिसीट, ये इसका रिक्वायरमेंट होता है। कमर्शियल इनवॉइस का भी रिक्वायरमेंट होता है। शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट, अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट या शिपिंग बिल का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, बिल ऑफ एंट्री का रिक्वायरमेंट होगा। करेक्ट, सो होपफुली सी इज करेक्ट आंसर। सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ा सा मिस्टेक जरूर है क्वेश्चन का, बट स्टिल इंपोर्ट लिखा है तो मैं इंपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी के तीनों डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट 12th, following is not a condition precedent for grant of duty drawback for re-export of duty paid goods. Duty drawback for re-export, ड्यूटी ड्रॉबैक फॉर री एक्सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो उसकी एक पूरी लिस्ट है कंडीशंस की। एमसीक्यू के सब्जेक्टिव, सॉरी कस्टम्स के सब्जेक्टिव के लिए भी शायद आपने वो टॉपिक पढ़ा होगा ड्रॉबैक, उसके बेसिस पे कौन सी इसमें से कंडीशन नहीं है, नॉट अ कंडीशन, राइट। गुड्स मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफिएबल एंड गुड्स शुड हैव बीन एक्चुअली इंपोर्टेड अर्लियर एंड इंपोर्ट ड्यूटी पेड देयर ऑन, ये दोनों बिल्कुल वैलिड कंडीशन है। री एक्सपोर्ट पे ड्यूटी ड्रॉबैक मांगने के लिए गुड्स क्लियरली आइडेंटिफिएबल होना चाहिए और ड्यूटी पेड गुड्स जो एक्चुअल में कभी इंडिया में इंपोर्ट हुआ था ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट, गुड्स आर एक्चुअली री एक्सपोर्टेड टू एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया एंड एंटायर लॉट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड अर्लियर शुड बी री एक्सपोर्टेड एंड नो पोर्शन शुड रिमेन। सी बिल्कुल वैलिड कंडीशन है। डी जैसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको पूरा का पूरा सामान वापस करना है या एंटायर लॉट वापस करना है। आप जितना सामान उसमें से वापस करना चाहें उतना सामान वापस कर सकते हो। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, ये ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए वैलिड कंडीशन नहीं। नेक्स्ट, अंडर कस्टम्स लॉ वैल्यू ऑफ exported as bona fide gift can, value of goods to be exported as bona fide gift cannot exceed rupees 5 lakh। ए 5 लाख रुपीज इसका बिल्कुल वैलिड आंसर। पॉइंट नंबर 14 या एमसीक्यू नंबर 14, एंटी डंपिंग ड्यूटी इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्लास में डिस्कशन के दौरान भी हम बात करते हैं। मार्जिन ऑफ डंपिंग या इंजरी मार्जिन में से जो भी कम होता है मैक्सिमम उतनी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है। मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन, इनमें से जो भी कम होता है मैक्सिमम ड्यूटी जो एंटी डंपिंग ड्यूटी के फॉर्म में लगाई जा सकती है, दैट इज दैट अमाउंट। सो बी इज करेक्ट आंसर। एंड लास्ट ऑफ द लॉट एमसीक्यू नंबर 15, which of the following statements are incorrect? Special exemption under section 25 is granted by issuing a notification। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि स्पेशल एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन से नहीं ऑर्डर से दिया जाता है। स्पेशल एग्जाम्पशन ऑर्डर से दिया जाता है, बट वेट, जनरल एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 25 इज ग्रांटेड बाय इशूइंग एन ऑर्डर, ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये नोटिफिकेशन से दिया जाता है। स्पेशल एग्जाम्पशन इज रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट, रॉन्ग। स्पेशल एग्जामिनेशन के पॉइंट में जब सेक्शन 25 का क्लॉज 1 टू सबसेक्शन 1 टू 3 आप पढ़ेंगे तो जनरल एग्जामिनेशन के बारे में ये बात है कि उसको स्पेशल ऑफिशियल गजट में पब्लिश करना होता है। स्पेशल एग्जामिनेशन के लिए ऑर्डर इश्यू करना होता है, उसे ऑफिशियल गजट में पब्लिश करने की बातचीत नहीं है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। एंड जनरल एग्जामिनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट, रॉन्ग, इट इज रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट। तो चारों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, इसलिए बी 1 2 3 एंड 4 मेरा करेक्ट आंसर है। होपफुली आपने सभी के सभी एमसीक्यूज करेक्ट बनाए होंगे, बट ऑफ कोर्स क्योंकि एग्जाम होता है, प्रेशर होता है, कुछ एमसीक्यूज अगर आपने गलत बनाए भी होंगे तो आपने इतने एमसीक्यूज जरूर सही बनाए होंगे जिससे आपके सैटिस्फैक्टरी मार्क्स एमसीक्यू के थ्रू आ रहे होंगे और बाकी सब्जेक्टिव के थ्रू आप ये पेपर इजीली क्लियर कर रहे होंगे, राइट। सो ऑल द बेस्ट। सब्जेक्टिव सॉल्यूशन कुछ टाइम के बाद मैं इसके अपलोड करूंगा। टिल देन ऑल द बेस्ट। आपके सभी पेपर अब खत्म हो चुके हैं।
तो होपफुली आप में से बहुत सारे लोग इस बार CMA फाइनल कंप्लीट करेंगे और बहुत सारे लोगों का ग्रुप 4 कंप्लीट हो जाए। ऑल द बेस्ट।